वेलकम इन नौकरीपुर इंडिया। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था राठौड़ों के बारे में। आज हम आगे बढ़ते हैं उससे। मारवाड़ का इतिहास। जोधपुर के राठौड़ों के विषय में जो विद्वानों का एक मत नहीं है। मोनोद नैन्सी जो जोधपुर के राठौड़ों को कन्नौज से आना बताता है। जोधपुर राज्य की ख्याल भी इन्होंने कन्नौज के जो निवासी बताती है। दयाल दास जी का भी यही मत है, लेकिन पृथ्वीराज रासो ने उन्हें कन्नौज या गढ़वाल बताया है। टॉड ने भी इन्होंने ख्यालों के आधार पर जो है गढ़वालों को जैचन के वंशज माना गया है। इन सभी मतों से गढ़वालियों की और राठौड़ों के मध्य साम्यता प्रदर्शित होती है। आगे हम बात करते हैं राठौड़ों के बारे में। तो इन सभी भिन्न मतों के अपने अपने आधार होते हैं, परंतु किसी मत से यह ठीक स्पष्ट नहीं होता कि मारवाड़ के राठौड़ों को किस प्रकार के कन्नौज या बदायूं की शाखाओं से संबंध रहा है। किसी ने इनके मूल जो है स्वरूप के आधार पर बताया है, परंतु ये सभी लेखक जो है बताते हैं कि बदायूं का राज्य कन्नौज से विस्तृत राज्य के अंतर्गत था। बदायूं और कन्नौज की शाखाओं में सामान्यता मानने की भूल स्वाभाविक हुई है, लेकिन कन्नौज और बदायूं की तुलना में राठौड़ों का जो क्षेत्र था वो विस्तृत था। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले राव सिया के बारे में। राव सिया ने जो है संस्थापक थे राठौड़ वंश के। इन्होंने जो है खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था और बीठू पाली में इनकी क्या है छत्री है। फिर आते हैं राठ दुहड़। इन्होंने अपनी कुल देवी नागनेची माता को जो मूर्ति थी वो कर्नाटक से बाड़मेर लेके आए और नागड़ा में स्थापित किया। उसके बाद हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। इन्होंने मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाने लगा। मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता है। उसके बाद राव चुंडा है। ये जो है इनकी जो पुत्री थी हंसाबाई थी। चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। जो प्रतिहार शासकों ने मंडोर चुंडा को दहेज में दिया था। इसके बाद जोधा आते हैं, जो पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जोधा के पिता रणमल थे। 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी तथा इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जोधपुर में इनके जो है मेहरानगढ़ का किला इन्होंने बनाया था। जोधपुर किले की 4 दीवारी मालदेव ने बनाई थी और इस किले की जो मेहरानगढ़ की नींव थी वो करणी माता ने रखी थी, जो जोधा की बुआ थी और रणमल की धर्म बहन थी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मालदेव से स्टार्ट करते हैं। 1531 टू 1562 मालदेव उस समय का सबसे बड़ा हिंदू राजा थे। अपने पिता गांगा की हत्या करके मालदेव जो है राजा बने थे। गांगा के इकलौते बेटे थे मालदेव। ये अपने पिता की हत्या करने के बाद पितृहंता के रूप में जाने जाते हैं। जब मालदेव राजा बने थे तो उनके पास 2 परगने थे। पहला जोधपुर था, दूसरा था सोजत। ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। लेकिन बाद में जो मालदेव ने 52 युद्ध 58 परगने जीते थे। मालदेव ने विरमदेव से मेड़ता सिटी जो है छीन लिया था। अब एक युद्ध हुआ था साहिबा का युद्ध। 1541 में हुआ था। ये हुआ था मालदेव और राव जैतसी जो बीकानेर के राजा उनके बीच में हुआ था। तो परिणाम क्या हुआ कि मालदेव जीत गया था और जैतसी लड़ते हुए मारे गए। जैतसी का बेटा था कल्याणमल। बीकानेर के अंदर कल्याणमल जैतसी के बेटे थे। दिल्ली के राजा शेरशाह सूरी के पास चला गया। उसके बाद मेड़ता का बीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए मांगने के लिए जाते हैं। तो शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं को इन्होंने हराया था और हुमायूं का जो है वो जोधपुर हराने के बाद क्या है आ गए थे। अब मालदेव और हुमायूं के बीच क्या संबंध थे?
शेरशाह सूरी से हुमायूं के हारने के बाद हुमायूं जब राजस्थान से होकर जा रहा था, तब जोगी तीर्थ, जोधपुर में एक जगह का नाम है जोगी तीर्थ नामक स्थान से मालदेव के पास सहायता के मांगने के लिए इन्होंने 3 दूत भेजे थे। पहला दूत था भटका खां, दूसरा था रायमल सोनी और तीसरा था मीर समन। ये 3 दूत थे। तो मालदेव ने सहायता देने से पहले तो मालदेव राजी तो हुआ, लेकिन हुमायूं को बीकानेर देने के लिए कहा। लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता था, अतः उसने अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख को ये कहते हुए कहा कि मालदेव के पास नहीं जाना है, उसको सिंध पाकिस्तान चला जाता है, जहाँ अमरकोट के राजा बिरसाल सोडा के पास उनको क्या मिल जाती है, शरण मिल जाती है। तो मालदेव व हुमायूं दोनों ही इस संबंधों में समझदारी नहीं दिखाते हैं, वरना ये शेरशाह सूरी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना सकते थे। मुगल राजपूत संबंध इसी समय प्रारंभ हो जाते हैं, मुगल और राजपूत संबंध। अब आगे बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के इतिहास में काफ़ी फेमस युद्ध है, जो जैतारण के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। मालदेव के जो सेनापति थे जैता और कूपा, ये दोनों भाई थे। शेरशाह सूरी की तरफ से जो है बीरमदेव मेड़ता और कल्याणमल बीकानेर, जैत सिंह का बेटा था, ये थे। तो इसमें एक डायलॉग है जो काफ़ी फेमस है कि शेरशाह सूरी ने जो है युद्ध लगभग बहुत मुश्किल से जीता था, लेकिन ये कहते हुए जीता था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसमें जो है पाली के जैता और कुप्पा जो बहुत अच्छे से लड़े थे, और शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव पीछे हट जाता है। और मालदेव के 2 भाई सेनापति जैता और कुप्पा शेरशाह के खिलाफ युद्ध करते हैं, और मालदेव ने जो है जैता कुप्पा पर विश्वास नहीं किया था। जलाल खां जो है जलवानी की आरक्षित सेना की टुकड़ी की सहायता से शेरशाह इस युद्ध को क्या कर लेता है, जीत लेता है। और जीतने के बाद ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसमें जो है गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने इसके बाद जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, और मालदेव के शरण के लिए शिव जो है गढ़ सिवाना बाड़े में चला जाता है। तो सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। शेरशाह खवाज खां को जोधपुर देकर वापस क्या होता है, चला जाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर क्या कर देता है, अधिकार कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मालदेव और शेरशाह के बीच में क्या संबंध है। यदि मालदेव वीरमदेव कल्याणमल से इनके राज्य नहीं छीनता, तो इन दोनों को साथ लेकर एक मजबूत राठौड़ गठबंधन बना सकता था। लेकिन शेरशाह सूरी को हराना इनके लिए बेहद ही आसान हो जाता। गिरी सुमेल युद्ध में यदि मालदेव शेरशाह सूरी को चालाकी में नहीं आता, तो वो युद्ध क्या कर देता, जीत सकता था। लेकिन ये क्या होता है कि मालदेव या शेरशाह सूरी की चालाकी में आ जाते हैं और ये युद्ध हार जाते हैं। हालांकि इसमें जो जैता है कूपा है बहुत ही अच्छे से और वीरतापूर्वक लड़े थे। उनके बलिदान के स्वरूप ही जो है पाली के जो है जैतावत और कूपावत के नाम से प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध हुए राजपूतों की एक शाखा है। तो शेरशाह सूरी के साथ इन संबंधों में मालदेव एक अदूरदर्शी राजनीतिक था। आगे हम बढ़ते हैं। मालदेव ने जो है रिया बड़ी और मेड़ता नागौर, सोजत पाली और पोखरण जैसे में किलों का क्या किया था, निर्माण किया था मालदेव ने। इसने जो है जोधपुर के किले की 4 दीवारी भी कराई थी, अभी मैंने बताया था। मालदेव जो है मारवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ भी इन्हीं के शासन से हुआ था। अब एक फैक्ट आता है कि बारात को डेरा देखने से जो जिस समय जाते हैं उस समय गाए जाने वाला गीत है जला। जला जो एक गीत है वो बारात को देखने जाते समय जो है गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे रूठी रानी के बारे में। दोस्तों रूठी रानी कौन थी? ये थी अभी अभी मैंने बताया मालदेव की जो रानी थी उमा दे, उनको रूठी रानी कहा जाता था। रूठी रानी जैसलमेर के राजा लूणकरण की बेटी थी। यह भारमली नामक
कि दासी के कारण नाराज होकर क्या होती चली गई थी तथा कुछ समय तक अजमेर के तारागढ़ जो है किले में भी ये रही थी रोटी रानी। ये भारमली के कारण चली गई थी, दासी के कारण। अब मालदेव के दरबारी विद्वान की बात करते हैं तो एक आता है ईसर दास। इन्होंने जो लिखा है हाला झालारी कुंडलिया, वीर जो सूर सत सई, देवयान और हरिरस, ये जो तीन है इनकी जो कि है पुस्तकें हैं ईसर दास की। उसके बाद महादेव के जो दरबारी विद्वान थे उनमें आसानंद जी दूसरे विद्वान थे। इन्होंने उमादेव भटियानी रस कवित और बांदा भारमली रा दुआ, इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। अब मालदेव की जो उपाधियों की बात करते हैं, इनको हिंदू बादशाह भी बोलते थे और हड़मत वाला राजा मतलब वैभवशाली राजा भी बोलते थे। मालदेव ने अपने बेटों राम और उदय सिंह को राजा ने बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। राव चंद्रसेन जो है मारवाड़ का प्रतापी राजा। तो राम और उदय सिंह चंद्रसेन के खिलाफ अकबर के पास चले जाते हैं। अब चंद्रसेन की बात करते हैं। मारवाड़ का प्रताप बोलते थे इनको। अकबर के ने जो राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। ये दोनों जो उनके भाई थे राम, ये दोनों भाई वहाँ चले जाते हैं अकबर की शरण में। तो अकबर इनके सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण कर देता है। चंद्रसेन जो है वो भादरजुन जालोर की तरफ चले जाते हैं। चंद्रसेन ने जो 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में भाग तो लिया था, लेकिन वहाँ पर अपने बड़े भाई जो है उदय सिंह के प्रभाव को देखकर अकबर से मुलाकात नहीं करते हैं, वापस क्या होते हैं चले जाते थे। ये उदय सिंह वही उदय सिंह है जो मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने राजपूत मुगल जो है संबंध स्थापित किए थे। तो अकबर ने भादरजुन पर भी आक्रमण कर दिया था, तो चंद्रसेन सिवाना बाढ़ में चले गए थे। मैंने अभी बताया कि मारवाड़ की जो है राठौड़ों की शरण स्थली भी रहा हुआ है सिवाना बाढ़ में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रसेन ने जो आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिंचियाई नामक गांव जो है पाली के अंदर चंद्रसेन की क्या होता है देहावसान हो जाता है इनका। चंद्रसेन ने डूंगरपुर के राजा आसकरण के पास भी शरण ली थी। अब ये जो चंद्रसेन की जो उपाधि है इनके बारे में बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी बोलते हैं और प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं, क्योंकि प्रताप से पहले लड़ना आरंभ कर दिया था इन्होंने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अकबर ने 1572 और 74 के दौरान बीकानेर के जो राय सिंह थे कल्याणमंड का बेटा, उनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि ये नागौर दरबार में चले गए थे और अकबर की शरण में चले गए थे। इसके बाद उन्होंने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। वह भूमि जो सीधे केंद्र के पास अधीन थी। खालसा का मतलब ये होता था कि वो भूमि डायरेक्टली किसी केंद्र के पास क्या होती है अधीन हो जाती है। तो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को 1500 जो है 83 में जोधपुर का राजा बनाया गया था, क्योंकि उदय सिंह जो मोटा राजा उदय सिंह वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अकबर के करीबी था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रसेन और प्रताप में जो समानता है आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप में। तो दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों ने छापामार गोरिल्ला युद्ध प्रणाली चालू जो है शुरू की थी, संघर्ष किया था। दोनों ने अपने भाइयों का विरोध का जो है सामना किया था। प्रताप ने जगमाल का किया, क्योंकि जगमाल गए थे अकबर की शरण में, और चंद्रसेन ने राम और उदय सिंह का किया था, ये भी उनकी शरण में चला गया अकबर की। तो दोनों ने अपने राज्य के बाहर जो है शरण लेनी पड़ी। प्रताप ने जो 56 के मैदान माही नदी का जो है वहाँ पर शरण ली थी, और चंद्रसेन ने डूंगरपुर राजा आसकरण के पास शरण ली। दोनों के जो अधिकतर राज्य पर अकबर के ने अधिकार तो कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर वे अकबर से लड़ाई करते रहे, अंत तक इन्होंने हासिल कर लिया। अब जो है असमानताएं बताते हैं। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है ये RS मेंस के अंदर पूछा जाता है कि अकबर और प्रताप में जो असमानता क्या है, समानता क्या है। तो प्रताप का मुगल विरोध उसके राज तिलक के बाद शुरू हो गया था। चंद्रसेन का मुगल विरोध जो है नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ था। ये जो इनका असमानता है। प्रताप का जो मुगल विरोध उनके मृत्यु के बाद जारी रहा था, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध है उनके मृत्यु के साथ ही क्या होता है समाप्त हो जाता है।
अब उसकी तीसरी जो असमानता की बात करते हैं तो प्रताप ने अकबर से हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध जैसे आमने सामने युद्ध किए थे, जबकि चंद्रसेन ने आमने सामने की लड़ाई का साहस नहीं कर पाए। चौथा जो असमानता की बात करता है, प्रताप अकबर के खिलाफ संघर्ष में स्थानीय लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं, जबकि राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हैं, जबकि चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाए। ये इनकी असमानताएं थी। आगे बढ़ते हैं। तो इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है प्रताप की तुलना में अनेक भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया था। क्योंकि जो मेवाड़ के पर्वतीय भागों की अपेक्षा मारवाड़ के मैदान में मरुस्थल में छापामार युद्ध करना आपको मालूम ही है बहुत कठिन होता है, तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। दूसरी तरफ प्रताप को जहाँ भामाशाह और ताराचंद जैसे पाली के दानवीर साथी मिल गए थे, वही चंद्रसेन को शुरू से अंत तक जनधन की काफ़ी कमी महसूस होने लगी। काफ़ी कमी के चलते जो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागौर दरबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में ये जो काफ़ी फेमस जो है क्वेश्चन नागौर दरबार के बारे में पूछा जाता है। ये नागौर दरबार अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार था, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1570 ईस्वी में अकबर ने अकाल राहत कार्यों को उद्देश्य से राजस्थान में सभी राज्यों को नागौर बुलाया, अकाल राहत कार्यों के उद्देश्य से। लेकिन अकबर का वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को उनकी अधीनता स्वीकार कराना था। अकाल राहत कार्य नहीं थे, उनका वास्तविक उद्देश्य अकबर का था अधीनता स्वीकार करना, जिसमें हर्राज जैसलमेर के राजा, कल्याणमल बाड़मेर के, उदय सिंह चंद्रसेन का भाई जो मोटा राजा उदय सिंह थे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चंद्रसेन ये भी गए थे देखने के लिए कि कौन कौन वहाँ पे जो है सम्मिलित हुए, लेकिन उन्होंने जो मोटा राजा उदय सिंह को प्रभाव देख कर उन्होंने वापस चले गए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नागौर दरबार का महत्व, क्या महत्व है नागौर दरबार का? आरएस मेंस में काफ़ी चीज़ ये पूछी जाती है, नागौर का महत्व। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आरएसएमएसएस भी है, आरपीएससी में भी ये काफ़ी महत्व का क्वेश्चन है। तो अकबर ने अपनी कूटनीति के माध्यम से राजस्थान के राजाओं को जो है जो अधीनता स्वीकार कराई थी, और इस दरबार के बाद राजस्थान के राजा स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक मुगल विरोधी थे, दूसरे मुगल के सहयोगी थे। तो ये जो बाकी जो अभी जो जितने भी राजा अपन को बताए हैं कि जो हर्राज है, कल्याणमल है, उदय सिंह है, ये जो है मुगल सहयोगी थे, चंद्रसेन है, ये सभी थे मुगल विरोधी थे। तो दो गुटों में ये क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान के राजाओं की व्यक्तिगत वीरता और स्वतंत्रता की भावना जो है कम हुई थी। प्रताप व चंद्रसेन को छोड़कर मान सिंह जयपुर, राय सिंह बीकानेर, उदय सिंह जोधपुर और मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला क्या हुई थी, प्रारंभ हो गई थी। राजस्थान में शांति व्यवस्था भी स्थापित हुई थी, इससे कलात्मक गतिविधियों को क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला। तो ये जो कारण थे सभी, ये नागौर दरबार के महत्व के थे, कारण थे। उसके बाद हम बात करते हैं उदय सिंह। वही उदय सिंह है जो नागौर दरबार में गए थे, चंद्रसेन के भाई थे। इनको मोटा राजा उदय सिंह भी बोला जाता है, क्योंकि इनका शरीर मोटा था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला फर्स्ट मारवाड़ का राजा था। फर्स्ट मारवाड़ जो है मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला था, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी मानबाई जो कि जोधाबाई कहलाती थी, इनकी शादी सलीम जहांगीर से कराई थी, और जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी जगत गोसाई के नाम से। इम्पोर्टेंट है, जगत गोसाई की उपाधि मानबाई को मिली थी, जोधाबाई को मिली थी। इनके बेटे का नाम खुर्रम था, जो बाद में शाहजहाँ कहलाए थे। अब आता है कल्ला रायमलोथ। कौन थे कल्ला रायमलोथ? यह मोटा राजा उदय सिंह रायमल का बेटा था। यह सिवाना का सामंत भी था। इन्होंने जो है 1590 में अकबर के खिलाफ सिवाना का दूसरा साका किया था। अकबर के खिलाफ सिवाना का दूसरा साका किया था। फर्स्ट साका हुआ था अलाउद्दीन के खिलाफ, दूसरा था सिवाना में अकबर के खिलाफ। तो इसमें इन्होंने जो पटवा राठौड़ से अपने जो है मरसिए, मरने के बाद जो लिखा जाने वाला दो मरसिए बोलते हैं उनको, अपने मरने से पहले क्या किए थे, लिखवाए थे। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे जो किसी वीर पुरुष के बहादुरी पूर्वक लड़े हुए या मारे जाने पर उनकी याद में लिखाए जाने वाले दोहे मरसिए कहलाते। आगे बढ़ते हैं। सामेला है, ये वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करते हैं तो सामेला लेके जाते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गज सिंह।
अब गज सिंह के बड़े बेटे थे अमर सिंह और छोटे बेटे थे जसवंत सिंह। अब गज सिंह की उपाधि थी कि घोड़ों को शाही दाग से मुक्त, मतलब घोड़ों पर लगने वाला जो टैक्स था वो एक उपाधि थी कि दल दमन की उपाधि इन्होंने जागीर ने इनको दी थी, दल दमन गज सिंह को। इनकी जो दासी थी अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे भाई जसवंत सिंह, ये रहे जसवंत सिंह, को जोधपुर का राजा घोषित किए थे। किन के कहने पर? दासी के कहने पर, अनारा बेगम के कहने पर। इन्होंने बड़े बेटे जो अमर सिंह को क्या किया था, नागौर का राजा बनाया था। अब अमर सिंह की बात करते हैं, अमर सिंह राठौड़। ये नागौर के राजा थे मतीरे की राड 1644 ईस्वी में। काफ़ी बार आरपीएस में सवाल पूछा गया, मतीरे की राड 1644 ईस्वी में, तो ये नागौर से संबंधित हैं। अमर सिंह नागौर व करण सिंह बीकानेर ने क्या किया था, जीत लिया था। तो अमर सिंह को कतार का धनी भी कहा जाता है। इसे जहांगीर के दरबार में सेनापति सलावत खां को मार दिया था। जहांगीर के दरबार में उनके सेनापति सलावत खां को मार दिया था। तो नागौर में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। नागौर में अमर सिंह की क्या छतरी बनी हुई है, जो 16 पिलरों पे बनी हुई है। इनके शाहजहाँ पर भी क्या किया था, इन्होंने कटार फेंकी थी। जो बच गए थे, शाहजहाँ क्या किया था, बच गया था, तो भरी सभा में जो है सलावत खां को इन्होंने मार दिया था। अमर सिंह राठौर राजस्थान के लोक नाट्यों के प्रमुख क्या है, नायक है, लोक नाट्यों के नायक हैं। उसके बाद आता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह है जो हरमत के युद्ध से जो हार कर वापस जो आने पर उनकी आड़ी रानी जसवंत दे ने इनके किले के जो दरवाजे क्या किए थे, बंद कर दिए थे। इन्होंने जो खजुआ के युद्ध में भी भाग लिया था। इनकी कोई खासी जो है इतिहास नहीं रहा हुआ है इनका। आगे हम बढ़ते हैं। औरंगजेब। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को जो है काबुल का जो क्या है गवर्नर लगा दिया था। तो 1678 ईस्वी में काबुल में जो अफगानिस्तान में, तो जो है अमरंद का थाना नामक स्थान पे इनकी क्या होती, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा क्या हुआ है, टूट गया है। कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, ये सवाल पूछा जाता है। कुफ्र मतलब होता है धर्म का विरोध करने वाला, काफिर। औरंगजेब ने संज्ञा दी थी इनको। इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही क्या हुआ, जजिया कर क्या हुआ था, लग गया था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की जो पुस्तकें हैं उसमें आनंद विलास है, भाषा भूषण है, अपरोक्ष सिद्धांत सार है, प्रबोध प्रबंध जो है, प्रबोध चंद्रोदय है। इन्होंने जोधपुर के रायका बाग महल का निर्माण कराया था। जोधपुर के अंदर रायका बाग महल है, वो जसवंत सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया है। अब जो विद्वान मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नैन्सी, ये दरबारी विद्वान है। इनकी जो पुस्तकें हैं, नैन्सी की ख्यात है, राजस्थान की पहली ख्यात है। मारवाड़ परगना जो विगत है, ये मारवाड़ का क्या गजट थी। ये दोनों जो पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में आरपीएस में पूछा जाता है। नैन्सी की ख्यात, मारवाड़ा परगनारी विगत। इस पुस्तक में पहली बार जनगणना का उल्लेख है। मारवाड़ा परगनारी विगत है, इसमें जो है पॉपुलेशन जनगणना का उल्लेख। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मोनोत नैन्सी ने अपने भाई सुंदर दास के साथ मिलकर जेल में आत्महत्या क्या हो गई थी, उन्होंने कर ली थी। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल भी बोला था। राजपुताने का अबुल फजल किसको बोला था, मोहम्मद नैन्सी को बोला था। किसने जो कहा है ये बात, मुंशी देवी प्रसाद ने। इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हम। जसवंत सिंह के एक बड़े बेटे जो पट्टी सिंह हैं, ने शेर के साथ लड़ाई की थी, जिसके कारण औरंगजेब ने इन्हें जहरीले कपड़े देकर क्या किया था, मरवा दिया था। आपको मालूम है पट्टी सिंह ने शेर के साथ लड़ाई की थी। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को दिल्ली में रूप सिंह की हवेली में क्या किया था, नजरबंद कर लिया था। दुर्गादास राठौड़ मुकुंददास खीचीरा गोरा नामक महिला की सहायता के लिए अजीत सिंह को लेकर जोधपुर आ जाते हैं ये। तो गोरा को मारवाड़ की क्या कहते हैं, पन्नादाय बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरा को मारवाड़ की पन्नादाय बोलते हैं, तथा जोधपुर में इसकी क्या है, छतरी है। मारवाड़ की पन्नादाय है गोरा। अब क्यों पन्नादाय कहा जाता है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ वो मुकुंददास जो खींची है, इनकी मदद से क्या होता है कि अजीत सिंह की जान बचती है, और वो अजीत सिंह को लेके क्या आते थे, जोधपुर आ जाते हैं, और अजीत सिंह को काफ़ी मदद की जाती है।
अब अजीत सिंह की बात करती है, ये जसवंत सिंह के बेटे थे। अजीत सिंह को जो है सिरोही के अंदर कालंद्री, अजीत सिंह को सिरोही के अंदर कालंदी गांव में एक जयदेव पुरोहित के घर पे रखा गया था, क्योंकि जो है उस समय जो युद्ध और आक्रमण का डर था, ये जो है औरंगजेब ने जो है काफ़ी बार इन पे युद्ध किया था अजीत सिंह की। तो अजीत सिंह वीर दुर्गादास राठौर ने जान बचाकर उनको कालंद्री गांव में छुपा दिया था। तो औरंगजेब ने अमर सिंह राठौर के पोते इंद्र सिंह को 36 लाख जो है पैसे लेकर जोधपुर का राजा बना दिया था, लेकिन जोधपुर के लोगों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है कि मेवाड़ के राज सिंह ने, मेवाड़ के इतिहास में पढ़ोगे तो राज सिंह नाम आएगा, तो राज सिंह ने अजीत सिंह को अपना समर्थन दे दिया था। और दुर्गादास और राज सिंह ने औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह कर दिया था, और औरंगजेब की चालाकी के कारण उसमें फूट तो पड़ गई थी, लेकिन अकबर को संभाजी के पास दक्षिण भारत में जाना पड़ा। लेकिन अकबर के बेटे और बेटी बुलंद अख्तर और जो सफ़ीयुत का पालन पोषण भी क्या किया था, दुर्गादास ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बाद में जो है ईश्वरदास जो नागर के कहने पर दुर्गादास ने औरंगजेब को क्या किया था, सौंप दिया था। तो 1708 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह राजा बना था। दुर्गादास ने मारवाड़ के लोगों के साथ मिलकर अजीत सिंह को राजा बनाने में बहुत मदद की थी, और उनको बनाने के लिए राजा औरंगजेब ने 30 वर्षों तक युद्ध किया था, 1678 से 30 वर्षों तक। क्यों? तो इनको इसे राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। किसने किया था संघर्ष? वीर दुर्गादास ने। अब अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया था किसी के कहने पर। तो यही अजीत सिंह की सबसे बड़ी भूल थी। तो अजीत सिंह ने अपनी बेटी जो है इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुखसियर से की। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से हुई थी। तो अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी थी। अब दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करते हैं। मारवाड़ के इतिहास का जो सबसे बड़ा जो है अध्याय इनके नाम पे है। तो इनका जन्म स्थान सालवा जोधपुर में हुआ था। इनके पिता आस्कन थे। दुर्गादास का पास जो है लूनेवा की जागीर थी। दुर्गादास मारवाड़ से निकलने के बाद मेवाड़ के राजा अभय सिंह सेकंड के पास चले गए थे। अभय सिंह ने दुर्गादास को रामपुरा और विजयपुर जो 2 जागीरें दी थी। अंतिम दिनों में जो है दुर्गादास उज्जैन चले गए थे। वहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की क्या छतरी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। शिप्रा नदी के किनारे इनकी क्या छतरी। अब वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है उपाधियाँ मिली हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इनको मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी बोलते हैं। अनबिंदिया मोती, बिना बिंदा हुआ मोती। राजपूताने का जो है गैरी बाल्डी भी बोलते हैं। और राठौड़ों का क्या है, यूलिसेज, जो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ये तीनों उपाधियाँ जो है वीर दुर्गादास राठौड़ की थी, क्योंकि ये मालवा जो राठौड़ों का क्या बोलते हैं, प्रताप भी बोलते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। अभय सिंह। खेजड़ली एक घटना हुई थी। इस घटना विक्रम संवत 1787 में हुई थी, जो भाद्रपद शुक्र दशमी के दिन हुई थी। तो इसमें अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला और पुरुषों ने पेटों से कटकर बलिदान दिया था अभय सिंह के टाइम। तो इनके दरबारी विद्वान की बात करते हैं तो करनी दान थे जो सूरज प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। वीर बान थे जो राजरूपा नामक पुस्तक लिखी थी। अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साल बनवाई। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।